कहानी जगत में आइए आज सुनते हैं पुष्पा सक्सेना जी द्वारा रचित कहानी वह सांवली लड़की का अंतिम भाग। जिस बेटे से उन्होंने कभी कोई उम्मीद नहीं रखी, वही आज पूनम भाभी के व्यक्तित्व का निर्माता है। ऑफिस में पहुंचते ही अंजू को कंपनी चेयरमैन के आने का मैसेज मिला। उनके साथ कुछ और कंपनीज के चेयरमैन और डायरेक्टर भी आ रहे थे। अंजू तैयारी में जुट गई। कुछ बड़ी कंपनियों के ऑर्डर की चेकिंग के लिए पत्र आए हुए थे। पूरे विभाग के लिए मार्च का महीना व्यस्ततम समय होता था। उन दिनों देर से घर पहुंचने पर अंजू को अम्मा की फटकार सुननी पड़ती थी। यह भी कोई घर आने का समय है? इतना खराब जमाना है, कहीं कोई ऊंच नीच हो जाए तो जिंदगी भर का रोना लिए बैठी रहो। अम्मा, तुम बेकार ही परेशान होती हो। देर होने पर कोई पैदल तो नहीं आती, कंपनी की गाड़ी में आती हो। यही तो मैं भी समझा रहा था। वह तो कहो तुम आ गई, वरना अम्मा मुझे दौड़ा रही थी। मितभाषी भैया अम्मा के साथ अंजू की प्रतीक्षा करते रहते थे। घर में पूनम अंजू की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। कैसा रहा कॉलेज का पहला दिन? बहुत मज़ा आया। आओ पहले मुंह तो मीठा कर लो। यह हुई ना बात। अब बताओ, रैगिंग कैसे झेल पाई? रैगिंग? मेरी? क्यों? नई लेक्चरर की रैगिंग नहीं की जाती? बड़े सीधे स्टूडेंट्स हैं तुम्हारे। कोशिश तो की थी, पर मैंने उन्हें अच्छी तरह हैंडल कर लिया। पिछले कुछ दिनों से अतुल मुझे ट्रेनिंग दे रहे थे, इसीलिए प्रॉब्लम नहीं आई। वाह, भैया की असली चेली बन गई हो भाभी। अंजू हंस पड़ी थी। काश तुझे भी कोई गुरु मिल जाता अंजू, तो जीवन सार्थक हो जाता तेरा भी। नो चांस। अब इस उम्र में किसी की चेली बनना पॉसिबल नहीं है भाभी। कौन सी ज्यादा उम्र हो गई है? आजकल 26-27 के पहले भला शादियां होती हैं? पद ऊंचा पा जाने से उम्र तो नहीं बढ़ जाती अंजू। ओके ठीक है बाबा, मैं अभी बच्ची ही सही। जी भर के मिठाई खाने दोगी या नहीं? क्यों, आज ही पूरा कोटा खत्म कर डालेगी अंजू? अपनी भाभी को यूं सस्ते में छोड़ देगी? कमरे में प्रवेश करते अतुल ने परिहास किया था। आज तो भैया सच्चे मन से तुम्हें प्रणाम करने को जी चाह रहा है। क्या व्यक्तित्व निखारा है हमारी भाभी का। मैंने क्या किया? सच तो यह है अंजू कि पूनम ने ही मुझसे मेरी पहचान कराई है। मैं उसका आभारी हूँ। अच्छा अच्छा, अब यह प्रशंसा पुराण बंद। तुम दोनों सुखी रहो, यही मेरी कामना है। अम्मा ने मिठाई खाई? अम्मा जी तो शाम से ही सरला चाची के घर जा बैठी थी। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दो एक दिन में स्वयं एडजस्ट कर लेंगी। दूसरे दिन कार्यालय में चेयरमैन के आने का हल्ला गुल्ला था। एक दिन में ही ऑफिस की काया पलट हो गई थी। सब कुछ नया चमचमाता सा लग रहा था। डायरेक्टर ने 2-3 बार स्वयं निरीक्षण कर लिया था। अंजू को बुलाकर पूछा, मिस मेहरोत्रा, आपकी सब फाइल ठीक है ना? चेयरमैन के साथ कुछ बड़ी कंपनीज के चेयरमैन और डायरेक्टर भी होंगे। सब पेपर्स ठीक रहने चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। आप चिंता ना करें सर, मैंने सब तैयार कर रखा है। ओके, मीटिंग में आपको भी रहना है। कंपनी अकाउंट्स पर भी बात हो सकती है। ठीक है सर। 10 बजे से मीटिंग शुरू होनी थी। अंजू 9:45 कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच गई थी। चेयरमैन के साथ 5 बड़ी कंपनियों के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आ रहे थे। सम्मान में खड़ी अंजू चेयरमैन के पीछे प्रवेश कर रहे व्यक्ति को देखकर चौंक गई थी। सुजय कुमार की इस मीटिंग में उपस्थिति की तो अंजू ने कल्पना भी नहीं की थी। अतिथियों का परिचय चेयरमैन ने कराया। डायरेक्टर ने कार्यालय अधिकारियों का परिचय दिया था। अंजू से दृष्टि मिलने पर भी सुजय की आंखों में कहीं कोई परिचय का भाव नहीं कौंधा। गंभीर मुख सुजय अंजू को निहायत अपरिचित लगा था। मीटिंग बहुत सफल रही। अंजू से पूछे गए हर सवाल का उत्तर संतोषजनक था। कंपनी का कार्यक्षेत्र बढ़ाने की दिशा में सभी अतिथियों ने हर तरह के सहयोग का आश्वासन दिया था। चेयरमैन की प्रसन्नता स्वाभाविक ही थी। लंच के लिए अंजू भी आमंत्रित थी, पर उसने डायरेक्टर से घर जाने की अनुमति मांगी। ये कैसे हो सकता है? बाहर से अतिथि आए हुए हैं, आपका यहाँ रहना जरूरी है। मान लीजिए चेयरमैन कुछ पूछना ही चाहें तो मैं क्या जवाब दूंगा? मन मारकर अंजू को लंच में रहना पड़ा। प्लेट में सलाद लेकर अंजू एक कोने में जा बैठी थी। मन न जाने क्यों रोने रोने को कर रहा था। त्रिवेंद्रम में सुजय ने ही कहा था ना, न पहचाने जाने की तकलीफ आप नहीं समझ सकती। विनीत को न पहचानने पर सुजय
अंजू पर किस तरह नाराज हुआ था। और आज? पर अगर सुजय ने उसे नहीं पहचाना तो उसमें उदास होने की क्या जरूरत है? अंजू ने सुजय से कोई ऐसी अपेक्षा तो रखी नहीं थी। फिर सलाद के टुकड़े मुंह में धरती अंजू को बार बार लग रहा था कि शायद सुजय आकर कहे, आप इतनी एफिशिएंट ऑफिसर हैं, आज ही पता लगा, पूरी मीटिंग में छा गई थी आप। अंजू के पास उसका सहकर्मी घोष आकर बैठ गया था। यह क्या मैडम, सलाद से ही पेट भरेंगी? नो स्ट्रेंज, इसीलिए आप अपनी फिगर मेंटेन कर सकी हैं। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। प्लेट नीचे रखकर अंजू उठ खड़ी हुई। मजाक करने के लिए घोष प्रसिद्ध था, पर इस समय उसकी बात अंजू को जरा नहीं भाई थी। सर, अब मैं जा सकती हूँ? ठीक है, यू हैव डन अ गुड जॉब। थैंक यू सर। अपने कमरे में पहुंचकर अंजू ने सहज होने की कोशिश की थी। एक गिलास ठंडा पानी पीकर अंजू ने फाइल खोल ली थी, पर फाइल के पृष्ठों पर त्रिवेंद्रम के दृश्य उभरते देख अंजू अपने से नाराज हो उठी। सुजय ने होटल काउंटर पर स्लिप छोड़ी थी। हम अब कभी नहीं मिलेंगे, पर जितना मिले हमेशा याद रहेगा। झूठ, वह फिर मिला, पर पहले की पहचान झाड़ पहुंचकर। न जाने क्यों अंजू हर फोन कॉल पर बेहद सतर्क होती जा रही थी। जिसने सामने देखकर हेलो तक नहीं कहा, वह उसे फोन करेगा? आशा ही व्यर्थ थी। शाम को अंजू बेहद थकी सी घर पहुंची थी। क्या हुआ अंजू, आज बड़ी थकी दिख रही है? सब ठीक ठाक है ना? अतुल भैया कंसर्न दिख रहे थे। कुछ नहीं भैया, सुबह से टेंशन में थी ना, इसीलिए ऐसा लग रहा है। मीटिंग काफ़ी अच्छी रही, हमारी कंपनी को बहुत फ़ायदे की उम्मीद है। चल अच्छा है, कंपनी के फ़ायदे के साथ तेरा भी फ़ायदा होगा। अब एक शुभ समाचार दूँ? क्या? जल्दी बताओ ना। अंजू का रोम रोम जैसे कान बन गया। मुझे 26 मई को स्टेट्स जाना है, आज ही वहाँ से लेटर आया है। ओ भैया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तुमसे मिठाई खानी है। आज हम सब बाहर ही डिनर लेंगे, ठीक है ना? अतुल ने पहले ही प्रोग्राम तय कर रखा था। वो तो ठीक है, पर भाभी से अलग डिनर लूँगी। क्यों भाभी, दोगी ना? पहले एक डिनर तो हो जाने दे। देखो भैया, भाभी कितनी कंजूस है। अरे अगर मेरे हस्बैंड को ऐसा चांस मिलता तो। अपनी बात पूरी करने के पहले ही अंजू ने दांत से जीभ काट ली। क्या? क्या सुना? सुना तुमने हमारी अंजू ने क्या कहा? मतलब अब अंजू रानी अपने पतिदेव के बारे में सोचने लगी हैं। पूनम का चेहरा चमक रहा था। छी भाभी, वह तो मैंने उदाहरण भर देना चाहा। हंसी खुशी सब डिनर के लिए होटल गए। अंजू और पूनम की जिद पर अम्मा को भी जाना पड़ा था। होटल में बैठी अम्मा संकुचित हो रही थी। तुम लोगों की जिद पर आना पड़ा, वरना यह जगह क्या हम बूढ़ों के लिए है? तुम बूढ़ी कहाँ हो अम्मा? रंगीन साड़ी पहनो तो मेरी बड़ी बहन दिखोगी। अंजू हंस पड़ी। अचानक अंजू की हंसी को जैसे ब्रेक लग गया। सामने से एक अत्याधुनिक युवती के साथ सुजय रेस्तरां में आ रहा था। अंजू का मुंह रेस्तरां के द्वार की ओर ही था। दृष्टि मिलते ही सुजय उन्हीं की ओर बढ़ आया था। हेलो मिस मेहरोत्रा। नमस्ते। अंजू हड़बड़ा गई। रोमा, आप अंजलि मेहरोत्रा, इन्हीं की कंपनी में काम से आया था। चीफ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव हैं मिस मेहरोत्रा। हेलो, मैं अंजलि का भाई अतुल। आइए, हैव डिनर विद अस। अतुल ने सुजय को आमंत्रित किया। थैंक्स, ग्लैड टू मीट यू मिस्टर मेहरोत्रा। आज का यह निमंत्रण फिर कभी के लिए उधार रहा, आज माफ़ करें। कमन रोमा। सुजय अपने लिए रिजर्व टेबल की ओर बढ़ गया। कौन थे ये महाशय? अतुल से अंजू ने सुजय का परिचय भी नहीं कराया था। जय इंडस्ट्रीज के चेयरमैन सुजय कुमार। न जाने क्यों अंजू का मूड बेहद खराब हो गया। इतने बड़े आदमी को तू जानती है अंजू? ये तो बिजनेस की दुनिया का राजा है, राजा। भैया ताज्जुब में पड़ गए। आज ऑफिस में ही परिचय कराया गया था, फिर भी इतने बड़े आदमी ने यहाँ परिचय दिखाया, यह कम बात तो नहीं है। उसके साथ वह लड़की कौन थी अंजू? पूनम की उत्सुकता बढ़ चली थी। अब मुझे क्या पता भाभी, न जाने किन किन के साथ घूमते हैं ये अमीर लोग। मैंने उनका ठेका थोड़ी न ले रखा है। छोड़ो बेकार की बातें, आज अंजू की पसंद का मेन्यू रहेगा। क्या मंगवाया जाए? भैया ने बात टाल दी थी। जो सब लें वही मंगा लो। वाह, शोर मचा कर तू लाई है, और अब जो चाहो मंगा लो कह रही है। अतुल सचमुच बहुत प्रसन्न था। मुझे तो टमाटर का सूप और ब्रेड मंगा दो। वाह वाह वाह, यही खाना था तो घर में बना देते। आज ज़रूर कोई बात है,
वरना अंजू होटल में आकर टोमेटो सूप ना पीती। क्या बात है अंजू, कहीं अभी जो महाशय आए थे उनसे तो कोई चक्कर नहीं चल रहा है? अंतिम वाक्य पूनम ने अंजू के कानों के पास धीमे से पूछा। अंततः अम्मा की पसंद का खाना खाकर सब घर लौटे थे। सबके सो जाने के बाद भी अंजू को नींद नहीं आई। टेबल लैंप जलाकर अंजू मालती दी को खत लिखने बैठ गई। प्रिय मालती दी, तुमने जिन सुजय कुमार को अपने नाम लिखा पत्र बड़ी सहानुभूतिपूर्वक मुझे पढ़ने को दिया था, उनकी असलियत आज देख ली। ऑफिस की मीटिंग में मुझे नहीं पहचानना तो कोई बड़ी बात नहीं थी, पर होटल में जिस लड़की के साथ वह खाना खा रहे थे, वह किसी भी स्थिति में शरीफ घर की लड़की नहीं दिख रही थी। मैंने पहले ही कहा था, सब पुरुष एक से होते हैं। अंजू, दूसरे दिन से सब अतुल के स्टेट्स जाने की तैयारी में लग गए थे। अम्मा की आंखें बार बार भर आती थीं। भैया का बिछोह सह पाना उन्हें कठिन लग रहा था। पूनम भाभी भी जबरन अपनी उदासी छिपाकर मुस्कुराने का प्रयास कर रही थी। अंजू ही भैया के सामान की लिस्ट बनाती, फिर सामान खरीदने और रखने में पूनम की सहायता कर रही थी। व्यस्तता के बीच मालती दी का पत्र आया था। तेरा लिखा पत्र मिल गया। सुजय कैसी भी लड़कियों के साथ रहे घूमे, उसमें तुझे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आखिर तेरा उससे नाता ही क्या है? किसी गैर को लेकर यूं परेशान होना ठीक नहीं। अपना ख्याल रख। मालती। मालती दी का खत पढ़कर अंजू खिसिया आई। बेकार ही उन्हें पत्र डाला, न जाने क्या सोचती होंगी। भैया को दिल्ली तक पहुंचा आने को पूनम और अंजू की बहुत इच्छा थी, पर अतुल ने सबको मना कर दिया। इस बचपने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 घंटे और साथ रहने के लिए व्यर्थ ही हजारों रुपए नष्ट हो जाएंगे। अतुल भैया के जाने के बाद घर में सन्नाटा सा छा गया। 3 स्त्रियों की गृहस्थी जैसे सूनी हो उठी थी। अम्मा हर समय बेटे को याद करती रहती। एक आदमी से घर में कैसी रौनक रहती थी, न जाने अतुल कैसा होगा। तुम तो बेकार ही परेशान होती हो अम्मा। अमेरिका जैसा समृद्ध देश दूसरा नहीं है। वहाँ जो मिलेगा तुम सोच भी नहीं सकती। भैया की अनुपस्थिति में अंजू घर की गार्जियन सी बन गई थी। अपनी बातों से अंजू पूनम का खालीपन भरती रहती। ऑफिस में अपनी मेज पर रखे लिफाफे को अंजू ने उलट पलट कर देखा। भैया का पत्र अभी पहुंचने की उम्मीद नहीं थी। उत्सुकता से खोले गए पत्र में मात्र चंद पंक्तियां ही थीं। मालती दी का डांट भरा खत मिला है। ऐसा क्या लिख दिया था आपने? मेरे साथ की लड़की शरीफ नहीं, ऐसा अनुमान कैसे लगा लिया? अपने जीवन को जैसे भी जीऊं, किसी को दखल अंदाजी का अधिकार नहीं दिया है मैंने। एनी हाउ थैंक्स फॉर दिस कंसर्न। सुजय। अंजू का मुंह तमतमा आया। ये मालती दी भी कमाल करती हैं। मुझे कुछ लिखा और मेरे ही विरुद्ध उसे भड़का डाला। अपमान और क्रोध से अंजू का मन कसैला हो उठा। काम से तबीयत उचाट हो गई। तभी डायरेक्टर का चपरासी उसे बुलाने आ गया। साहब याद कर रहे हैं। मैं कम इन सर? कम इन, आइए बैठिए। चेयरमैन का लेटर आया है, आपको बधाई दी है। उम्मीद है जल्दी ही हेडक्वार्टर से आपका बुलावा आएगा। थैंक यू सर, यह तो आपकी गाइडेंस से ही संभव हो सका है। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है मिस मेहरोत्रा। आपके पिता की उम्र का हूँ इसलिए कह रहा हूँ। आपको विवाह कर लेना चाहिए। कहें तो मैं मदद करूँ? थैंक यू सर, जब ज़रूरत होगी आपके पास आऊँगी। मुझे बेटी मानते हैं तो आगे से मुझे आप कभी ना कहें सर। ओके, पर तुम भी मुझे सर न कहकर अंकल पुकारोगी? जी सर, अंकल। दोनों हंस पड़े थे। कुछ देर पहले का अवसाद अंजू के मन से कुछ हद तक छंट गया। उस रात अंजू ने मालती जी को लंबा सा खत लिख डाला, पर उनका खत उन तक पहुंचने के पहले ही उनका पत्र अंजू तक आ पहुंचा। मेरी अंजू, पिछले खत में शायद कुछ उल्टा सीधा लिख गई थी। असल में उस दिन बहुत बेचैन थी। बुरी खबर मिली थी। आशीष नहीं रहे। अपने अंतिम दिनों का बनाया चित्र मुझे भेजने को कह गए थे। नैन्सी ने पोस्ट से भेजा। चित्र में त्रिवेंद्रम का परिचित सागर तट था, पर बर्फ से जमा, स्थिर, निर्जीव। नीचे शीर्षक दिया था, मैं। समझ सकती है मुझ पर क्या बीती होगी। सिन्हा साहब ने कुछ नहीं पूछा, पर मैंने ही बता दिया। वे ऊपर से शांत हैं, पर जानती हूँ उनके अंदर कैसा द्वंद्व चल रहा है। सुजय के पागलपन की क्या कहूँ। मोनिका के क्लास की नफरत वह भुला नहीं सका है।
उस दिन उसके साथ रोमा थी। आज सुजय के पास जो सब है उसकी वजह से मोनिका भी 10 बार उसके सामने शीश झुकाए, रोमा की तो बात ही क्या, पर वह किसी पर नजर डाले भी तब ना। कल तक सबकी दृष्टि से अपने को छिपाता, अपने आप में सिमटा लल्लू बना सुजय आज आत्मविश्वास से परिपूर्ण सबकी दृष्टि में इतना ऊंचा उठ चुका है, कितनों की हिम्मत होगी उससे निगाह मिलाने की। उसकी बुद्धि और प्रतिभा के सभी कायल हैं। उससे विवाह किसी भी लड़की का सपना होगा। सब कुछ प्राप्य है उसे। पता नहीं कौन लड़की उसके अंदर की बर्फ को पिघला सकेगी। मालती दी। मालती जी के पत्र ने अंजू को व्यथित किया था। शांत चल रहे घर में सिन्हा साहब के मन की आंधी न जाने क्या करे। पर मालती दी ने कहा था, जब तक उन्हें यह सब पता लगेगा ना, वह मुझ पर बहुत विश्वास कर सकेंगे। भगवान उनकी यह बात सच करे, पर इतने दुख में भी सुजय के लिए परेशान होना क्या ठीक है? वह कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं जिसे समझाया जाए। अंजू समझ नहीं पा रही थी मालती दी को सांत्वना का पत्र लिखना चाहिए या नहीं। अंततः उन्हें पत्र न लिखने का निर्णय लेकर अंजू ऑफिस चली गई। ऑफिस पहुंचते ही डायरेक्टर ने बुलवाया था। अंजू, तुम्हें हेडक्वार्टर जाना होगा। जय इंडस्ट्रीज के साथ हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। इट्स अ बिग अचीवमेंट। तुम्हारी प्रेजेंस जरूरी है। शायद 5-6 दिन लग जाएं। तैयारी कर लो। जी। क्या मेरी जगह मिस्टर गुप्ता को नहीं भेजा जा सकता? क्या कह रही हो अंजू? ऐसे अवसरों की लोग प्रतीक्षा करते हैं और तुम हाथ आया मौका गंवा देना चाहती हो। एनी प्रॉब्लम? नहीं अंकल, वैसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं तैयारी कर लेती हूँ। कब जाना है? परसों की फ़्लाइट से चली जाओ। एक दिन पहले पहुँचना ठीक रहेगा। चेयरमैन से भी बात कर लोगी? शायद वे कुछ कहना चाहें। ओके सर। दिल्ली जाने का उत्साह जय इंडस्ट्रीज़ के नाम ने ही खत्म कर दिया था। साथ के लोग उसकी किस्मत पर रश्क कर रहे थे, पर वह परेशान दिख रही थी। क्या बात है मिस मेहरोत्रा? घर में कोई समस्या है? आप कुछ परेशान हैं? नहीं, बस मेरी तबीयत ही कुछ डाउन थी। ज़रूरी कागजातों की फाइल बनाने में अंजू जुट गई। काम के बीच अंजू को ध्यान आता रहा, उसकी नियति में सुजय से बार बार की भेंट क्यों लिखी है। पिछली बार उसके पत्र की अपमानजनक पंक्तियां भुला पाना आसान तो नहीं था। कैसे उसे फेस कर पाएगी? दिल्ली एयरपोर्ट पर कंपनी की कार उसे लेने पहुंच गई थी। गेस्ट हाउस में फ्रेश होने के बाद वह हेड ऑफिस पहुंची थी। संक्षेप में कल की कार्यवाही के बारे में जानकारी देकर चेयरमैन दूसरी मीटिंग में चले गए। मिस मेहरोत्रा, आप भाग्यशाली हैं। चेयरमैन की निगाहों में चढ़ गई हैं, वरना उनकी कृपा दृष्टि में आ पाना क्या संभव है? मिस्टर जयराज के शब्दों में उसके प्रति प्रशंसा थी या व्यंग्य, समझ पाना कठिन था। सुबह ठीक 10:30 बजे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मीटिंग थी। चेयरमैन के साथ सुजय और 2 अन्य अधिकारियों ने प्रवेश किया था। सम्मान में खड़ी अंजू की ओर सुजय ने दृष्टि भी न डाली। वार्ता के बाद चेयरमैन और जय इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक के रूप में सुजय ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। फोटोग्राफर ने हस्ताक्षर की प्रक्रिया को कैमरे में कैद कर लिया। चेयरमैन बहुत अच्छे मूड में थे। फोटोग्राफर को रुकने का संकेत देकर अंजू को पुकारा था। मिस मेहरोत्रा और आप सब यहाँ आ जाइए। आज के दिन की याद में एक ग्रुप फोटो हो जाए। क्यों मिस्टर कुमार? जैसी आपकी मर्जी। ग्रुप में सबके खड़े होने की जगह बनाते हुए अंजू के लिए सुजय के साथ जगह बनाई गई। मिस मेहरोत्रा, आप आज के हमारे मुख्य अतिथि के साथ खड़ी हों। आज के इस कॉन्ट्रैक्ट में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक कहा ना मिस्टर कुमार? सदा के गंभीर चेयरमैन नारायण आज मुक्त कंठ से हंस रहे थे। न चाहते हुए भी अंजू को सुजय के बाईं ओर खड़ा होना पड़ा था। सुजय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट भी नहीं थी। अपने को बेहद विवश मानते हुए अंजू खड़ी हो गई। स्माइल प्लीज के साथ कंपनी फोटोग्राफर ने कैमरे का बटन दबा दिया। अंजू के चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह जैसे मातम छाया रहा था। रात्रि भोज पर अंजू विशेष रूप से आमंत्रित थी, पर सरदर्द के बहाने अंजू गेस्ट हाउस में ही रुक गई। रात करीब 11-11:30 बजे फ़ोन की घंटी घनघनाई। मिस मेहरोत्रा, आपका टेलीफोन। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, पर आपके लिए कोई अर्जेंट मैसेज है। अंजू घबरा कर उठ बैठी। न जाने घर से कोई खबर है या। हेलो,
मैं अंजू बोल रही हूँ। देखिए, मेरी आवाज़ सुनते ही फ़ोन नीचे मत रख दीजिएगा। पहचान गई ना? सुजय की आवाज़ पहचानना कठिन तो नहीं था। आपको अपने लिए इतना कंसर्न देखकर मैंने शादी करने का निर्णय लिया है। टू हेल्प विद योर निर्णय मिस्टर सुजय कुमार। इतनी रात गए मुझे डिस्टर्ब करना ज़रूरी था क्या? आप आज डिनर में क्यों नहीं आई? आपको देखना नहीं चाहती थी, बस इसीलिए। एनी ऑब्जेक्शन? वैसे भी अपनी ज़िंदगी मैं अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। अपने लिए प्रयुक्त सुजय के शब्द अंजू के दिमाग में झंझना उठे थे। ओह, शायद मेरी बातें बेहद गंभीरता से लेती हैं आप, वरना आज तक यह बात क्यों याद रखती? बड़ा गुमान है आपको अपने आप पर। एक बात बता दूं, मेरे लिए आपके पैसों का जरा भी मोह नहीं है। जिन्हें पैसे से प्यार हो उन्हीं से फ्लर्ट कीजिए मिस्टर कुमार। मेरी जिंदगी में आप जैसों के लिए कोई जगह नहीं है, समझे? पैसों से नहीं, मुझसे तो मोह है अंजू। क्या आप होश में तो हैं? तुमसे मिलना चाहता हूँ, अभी इसी वक्त। इम्पॉसिबल। फ़ोन अंजू ने लगभग पटक सा दिया। दिल की धड़कन जोरों से कानों में बज रही थी। ये कैसा पागलपन है? विनीत और सुजय एक तस्वीर के दो पहलू। एक ने अपने स्वार्थवश उसका परित्याग कर दिया और दूसरा अपने अहम की तुष्टि के लिए उसके पीछे पड़ा है। एक लड़की से अपमानित होने के बाद वह अन्य लड़कियों को अपमानित करना चाहता रहा है। अंजू भी क्या उन्हीं में से एक नहीं? उसकी चाहना कर संजू क्या चाहता है? कमरे के बंद दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी थी। अंजू को पसीना आ गया। उठकर दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं हुई थी। दरवाजे पर फिर जोर की दस्तक के साथ आवाज़ आई। मैडम प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, मैं होटल मैनेजर बोल रहा हूँ, बहुत ज़रूरी बात है। कुछ पल शंकित खड़ी अंजू ने अंततः दरवाज़ा खोल दिया। मैडम, मिस्टर सुजय कुमार जिस होटल में ठहरे थे वहाँ बम विस्फोट हुआ है। मिस्टर कुमार ने कुछ देर पहले आपको फ़ोन किया था। होटल एक्सचेंज से आपका नाम पता लेकर ये इंस्पेक्टर साहब आए हैं। सॉरी मैडम, इस समय आपको तकलीफ़ दी, पर मिस्टर कुमार के बारे में आपसे कुछ जानकारी चाहते हैं। अभी वे अनकॉन्शियस हैं। आप उनके परिचित हैं? उनके घर में किसे खबर दी जानी है, बता सकेंगी? ओह माय गॉड, कैसे हैं वे? अंजू के स्वर में बेहद घबराहट थी। परेशान ना हो, उन्हें हॉस्पिटल भेजा जा चुका है। मिस्टर कुमार आपके रिलेटिव हैं? जी नहीं, उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। उनकी डायरी में आपका नाम पता मिला है। होटल की फ़ोन ऑपरेटर ने बताया कि जिस समय विस्फोट हुआ उससे कुछ क्षण पहले वे फ़ोन पर आपसे बातें कर रहे थे। कल उनका हमारी कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वहीं परिचय हुआ था। अपनी ही बात अंजू के अपने कानों में खटकने लगी। ओह, बस कल भर की पहचान है, तब तो हमने बेकार आपको परेशान किया। इंस्पेक्टर के स्वर में व्यंग्य का पुट था। आप मेरी कंपनी के चेयरमैन मिस्टर नारायण से फ़ोन पर संपर्क करें, वे आपको पूरी जानकारी दे सकेंगे। ओके मैडम, सॉरी फॉर द ट्रबल, गुड नाइट। इंस्पेक्टर मुड़कर चला गया था। इंस्पेक्टर के चले जाने के बाद अंजू कुर्सी पर जा बैठी। मन में भयानक उथल पुथल हो रही थी। घबराहट में इंस्पेक्टर से ये भी नहीं पूछा कि वह किस हॉस्पिटल में एडमिट है। न जाने किस हाल में होगा। हे भगवान, उसे बचा लेना। अपने वंश का वही एकमात्र वारिस है, उसकी रक्षा करना। अनजाने ही अंजू के हाथ जुड़ गए थे। फोन की घंटी ने उसे फिर चैतन्य किया। मिस मेहरोत्रा, मिस्टर कुमार होटल में एक बम ब्लास्ट में घायल हो गए हैं। क्या आप रात हॉस्पिटल में आ सकती हैं? मैं गाड़ी भेज रहा हूँ। फ़ोन मिस्टर नारायण का था। सर, मिस्टर कुमार की कंडीशन क्या ज़्यादा सीरियस है? कुछ कहा नहीं जा सकता। प्लीज़ आप आ जाएं, वहीं बात करेंगे। अंजू को कुछ और कहने सुनने का मौका दिए बिना उन्होंने फ़ोन रख दिया था। अंजू का दिल घबरा रहा था। न जाने क्या होने वाला था। किस घड़ी में उसने दिल्ली की यात्रा की थी। जल्दी में सामने पड़ा सलवार सूट पहनकर अंजू नीचे रिसेप्शन पर उतर आई। रिसेप्शनिस्ट उसे खोजी निगाहों से ताक रहा था। कुछ देर पहले इंस्पेक्टर द्वारा की गई खोजबीन का उसने न जाने क्या अर्थ निकाला होगा। अपनी घबराहट छिपाकर अंजू बेहद संयत दिखने का नाटक कर रही थी। कुछ ही देर में उसे गाड़ी पहुंचने की खबर दी गई। गाड़ी का द्वार खोल उसमें बैठ जाने पर संतरी ने सलाम ठोका था। उसे क्या पता अंजू किस परेशानी में थी। गनीमत थी रात के उस पहर भी दिल्ली में उतना सन्नाटा नहीं था। कंपनी की गाड़ी में जाने से किसी तरह का डर ना होने पर भी अंजू को पसीना आ रहा था। करीब आधा घंटे बाद कार हॉस्पिटल के पोर्टिको में जा पहुंची थी।
तत्परता से उतरे ड्राइवर ने अंजू के लिए दरवाज़ा खोला। चेयरमैन केपीएस खड़े हुए अंजू की प्रतीक्षा कर रहे थे। आइए मैडम, कैसे हैं मिस्टर कुमार? साथ चल रहे मिस्टर जयराज से अंजू ने सवाल किया था। अभी अनकॉन्शियस हैं, कुछ कह पाना कठिन है। इंटेंसिव केयर यूनिट के सामने गंभीर मुख चेयरमैन खड़े थे। उस परेशानी में उन्हें अभिवादन करने की भी अंजू को याद नहीं रही। अंजू के परेशान चेहरे पर एक क्षण दृष्टि डाल उन्होंने सांत्वना सी दी। आई एम सॉरी, इस वक्त आपको परेशान करना पड़ा। असल में मिस्टर कुमार की डायरी में आपका नाम व पता था, इसीलिए। आप तो जानती ही हैं ये पुलिस वाले। जी सर, होटल में इंस्पेक्टर से बात हो चुकी है। अंजू के चेहरे का रंग बदल सा गया। ओह, आई सी। वैसे आप दोनों पहले से परिचित थे? त्रिवेंद्रम में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहीं जान पहचान हुई थी। चेयरमैन की उत्सुकता में डॉक्टर ने बाधा डाली। मिस्टर कुमार को होश आ गया है, अब चिंता की कोई बात नहीं है। थैंक्स गॉड। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? अच्छा हो सुबह मिल लें। हाँ, अंजू कौन है? कुछ देर पहले मिस्टर कुमार उन्हें याद कर रहे थे। अंजू? ओह, शायद मिस मेहरोत्रा यह आपका ही नाम है। चेयरमैन ने अंजू की ओर देखा। जी, घर में सब अंजू ही पुकारते हैं। मिस्टर कुमार शायद आपसे मिलना चाहें। आप यहाँ विजिटर्स रूम में प्रतीक्षा कर सकती हैं। सदैव डॉक्टर के स्वर में सहानुभूति थी। जी, कब तक रुकना होगा? आपको तकलीफ तो होगी, पर शायद सुबह हो ही जाए। आप परेशान ना हो मिस मेहरोत्रा, मेरी पत्नी आपके साथ रह सकती हैं। मैं अभी उन्हें गाड़ी भेजकर बुलवा लेता हूँ। मिस्टर नारायण अपना फर्ज निभाने को तत्पर थे। नहीं सर, आप उन्हें तकलीफ ना दें। आप भी घर जाकर थोड़ा रेस्ट लें, मैं यहाँ प्रतीक्षा करूँगी। पर आप यहाँ अकेले मैनेज कर लेंगी? मैनेज करने को है ही क्या सर, डॉक्टर और भगवान दोनों पर भरोसा करना ही इंसान की नियति है। ठीक है, मैं थोड़ा घर हो आता हूँ। मेरी वाइफ हाई ब्लड प्रेशर की पेशेंट है, थोड़ी सी देर में नर्वस हो जाती है। आपके पास नर्मदा को भेज दूँगा, हमारे घर की केयर टेकर है, बहुत होशियार लड़की है। आप बेकार परेशान हो रहे हैं सर, यहाँ पूरा हॉस्पिटल स्टाफ है। ज़रूरत पड़ने पर आपको फ़ोन कर लूँगी। ओके मिस मेहरोत्रा, मैंने एसपी से बात कर ली है, अब वे लोग आपको परेशान नहीं करेंगे। थैंक यू सर। न जाने क्यों अंजू का गला भर सा आया। हॉस्पिटल के माहौल से अंजू हमेशा घबराती थी। जब से पापा की मौत अस्पताल में हुई, अंजू को हॉस्पिटल के नाम से दहशत सी होने लगी थी। सुजय उसका कोई नहीं, पर यहाँ वह उसकी अपनी बनी बैठी थी। सुजय ने उसे ही पुकारा था। क्यों? मालती दी सुजय को अभागा कहती हैं। बेचारे के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। उसका दुख दर्द बांटने वाला कौन है अंजू? मिसेस मेहरोत्रा? अंजू जी। न जाने कैसे उस टेंशन में भी अंजू को झपकी आ गई थी। आंखें खोलते ही नर्स को देखा था। आप शायद सो गई थी। आपके पेशेंट अब पूरी तरह होश में हैं। आप उनके पास जा सकती हैं, पर उनसे बहुत बात मत कीजिएगा। मेरा जाना क्या ज़रूरी है? अचानक अंजू पूछ बैठी। आप नहीं तो और कौन जाएगा? आप उनकी वाइफ है ना? वह बार बार आपको बुलाता था। डरने की कोई बात नहीं है, वह एकदम ठीक है। थोड़ा सा शॉक था बस। प्रौढ़ा नर्स ने बच्चों की तरह अंजू को सांत्वना दी। केबिन में सफ़ेद बेड पर सुजय लेटा था। खिड़की से भोर की उजास अंदर उतर आने को व्याकुल थी। सुजय के क्लांत मुख पर दृष्टि डालती अंजू ठिठक गई। ढेर सी ममता उमड़ आई थी। कितना अकेला निस्सहाय शिशु सा लगा था सुजय। खिड़की से आए हवा के झोंके ने अंजू का आंचल सुजय के माथे पर लहरा सा दिया था। मुंदी पलकें आंचल के स्पर्श से हौले से खुली। आप? क्षीण स्वर में सुजय ने कुछ कहना चाहा। अब तबीयत कैसी है? आपको देखना था सो बच गया। हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी थी। बुरा मान गई अंजू? अंजू का मौन देखकर सुजय ने पूछा। आपको किसी के अच्छा बुरा मानने की चिंता है? नर्स का निर्देश भुलाकर अंजू पूछ बैठी। किसी की ना सही, तुम्हारी जरूर है। इसीलिए मना करने के बावजूद उतनी रात में कार ड्राइव कर मेरे पास आने को तैयार थे ना? उस समय मैं अपने आपे में नहीं रह गया था अंजू। ऐसी कौन सी बात हो गई थी मिस्टर कुमार? मिस्टर कुमार नहीं, सिर्फ जय। उस वक्त इतना अकेला महसूस कर रहा था कि लगा किसी तरह तुम्हारे पास पहुंच जाऊं, वरना मेरा दम घुट जाएगा। आपके पास अकेलापन काटने के लिए तो बहुत से उपाय हैं मिस्टर कुमार।
प्लीज अंजू, मैं बस तुझे बना रहना चाहता हूँ। तुमने कभी अकेलेपन की गूंज सुनी है अंजू? अकेलेपन में सन्नाटा होता है, गूंज नहीं। नहीं अंजू, तुम नहीं जानती। किसी गुंबद के नीचे खड़े होकर आवाज़ दो, वह आवाज़ तुम तक वापस आ जाती है ना। बस बिल्कुल उसी तरह मेरे अतीत की गूंजें दुगने चौगुने शोर के साथ मेरे मानस से इस तरह टकराने लगती हैं कि उन्हें सह पाना कठिन हो जाता है। उस वक्त मुझे एहसास होता है कि मैं कितना अकेला छूट गया हूँ। कैसे मुक्ति पाऊँ इन आवाज़ों के शोर से? कैसे? अभी आप आराम कीजिए, डॉक्टर ने आपको बातें करने के लिए मना किया है। मैंने बात अभी की ही कहाँ है अंजू? मन की बातों के इतने बड़े हिमालय खड़े हो गए, आज बोलने दो मुझे अंजू। हिमालय को एक ही दिन में ढहा देना चाहते हैं, पर इतना जान लीजिए, मैं उसके बोझ तले दब तो नहीं जाऊंगी। न चाहते हुए भी अंजू ने परिहास कर डाला। तुम्हें जरा सी भी खरोंच लगी ना तो मैं सह नहीं पाऊंगा, यह बात जानती हो अंजू? अनुत्तरित अंजू को पूरी दृष्टि से देखता हुआ सुजय गंभीर हो उठा था। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ अंजू, जानना चाहोगी क्यों? मुझे कुछ नहीं जानना है, आपको आराम करना चाहिए। बहुत दिनों बाद आज अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तब तो आपको रोज़ ऐसे हादसे झेलने चाहिए। अंजू हंस पड़ी। उसके लिए तैयार हूँ, बछड़ते पलंग के पास तुम इसी तरह हंसती बैठी रहो। मेरे पास फालतू समय नहीं है मिस्टर सुजय, कहना इतना कठिन लगता है अंजू। सुजय जैसे आहत हो गया था। बहुत आसान तो नहीं लगता, अंततः हम इतने नज़दीक तो नहीं है ना। तुम मेरे इतनी नज़दीक हो अंजू कि मैं तुमसे दूर रहकर जी नहीं सकता। मेरे ऊसर मन में ठंडे पानी की बौछार की तरह तुम मेरे जीवन में आई हो। अंजू, मालती दी ने मेरे बारे में सब बताया होगा, पर उन्हें भी जो नहीं बता पाया उस बात को जानती हो? कौन सी बात? अचानक अंजू के मुंह से प्रश्न छलक गया। यही कि तुम विनीत से इस कदर आहत होकर भी बेहद संयमित रही, मन के झंझावात को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया, जबकि मैंने अपने अपमान को अपने से प्रतिशोध का माध्यम बना लिया। अपमानित होकर अपमान करते जाना मेरी गलती थी। इस सत्य को तुमसे ही जान पाया अंजू। नारी और पुरुष में अंतर होता ही है सुजय, उसके लिए मुझे इतनी इम्पोर्टेंस देने वाली कोई बात नहीं है। अनायास ही अंजू उसे सुजय कह गई थी। तुम बहुत मॉडेस्ट हो अंजू, इसीलिए तो तुम मेरी प्रेरणा, मेरी कमजोरियों को नहीं जानते, वरना तुम्हारी दृढ़ता को अच्छी तरह जांच परख चुका हूँ अंजू। विनीत को भी तुमने जीने का मंत्र दिया है, वरना वह आत्महीनता के कॉम्प्लेक्स से कभी ना उबर पाता। आज अपनी मेहनत से वह एक बड़े कारोबार का स्वामी बन सका है। आपको कैसे पता? त्रिवेंद्रम के बाद विनीत से कई बार मिलना हुआ। काम के सिलसिले में हम दोनों अच्छे मित्र बन चुके हैं अंजू। उसने मेरे बारे में क्या कहा सुजय? तुम्हारे बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है अंजू। तुम्हारी तो प्रेजेंस महसूस की जाती है। पहली बार तुम्हें देखते ही लगा था कि तुम ओस की बूंद हो। ओस की बूंद? मैं? वाह, क्या उपमा दी है। अंजू हंस पड़ी। जानती हो अंजू, बचपन में मैं ओस की बूंदों का दीवाना हुआ करता था। पापा सुबह जल्दी उठा दिया करते थे। उनके साथ गार्डन में फूलों पर पड़ी ओस की बूंदें एकदम मोती सी लगा करती थीं और मैं उन मोतियों को बटोरता फिरता था। ओस की बूंदों को बटोरने की कल्पना ही यूनिक है। सुजय, हाथ में ना आने पर रोते रहोगे ना? जीवन भर जो पाना चाहता था पा गया, तुम मिल गई। अपने बारे में एक तरफा निर्णय लेने का अधिकार मैंने किसी को नहीं दिया है सुजय। अंजू को सुजय की लिखी पंक्ति याद आ गई थी। अपने जीवन में दखल अंदाजी का अधिकार मैंने किसी को नहीं दिया है। तुम मुझे बहुत चाहती हो अंजू, यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जिससे ठीक से परिचय भी नहीं, उसे मैं चाहने लगूंगी। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है सुजय। तुम इस वक्त मेरे पास हो, क्या यह सच नहीं है? यह मेरी मजबूरी थी, तुम इसे टाल सकती थी। मानवता के नाते वह क्या ठीक होता? नहीं अंजू, अपने को झुठलाने की कोशिश मत करो। उस दिन होटल में मेरे साथ उस लड़की को देखकर क्या तुम सामान्य रह पाई थी? फिर जब मालती दी का खत मिला तो कन्फर्म हो गया। आप अपने निर्णय लेने को स्वतंत्र हैं और मैं अपने निर्णय के लिए स्वतंत्र हूँ। नदी के किनारों में से क्या चाहकर भी एक किनारा दूसरे तक पहुँच सकता है? किनारे साथ साथ चल तो सकते हैं, क्या जीने के लिए इतना ही काफ़ी नहीं?
तुमसे बहुत सा नहीं पर थोड़ा सा प्यार जरूर चाहूँगा। अंजू मिलेगा ना? एक जोड़ी मुग्ध आंखें अपने ऊपर गड़ी पाकर अंजू संकुचित हो उठी। जीवन में न जाने कितनों का साथ चाहे अनचाहे मिल जाता है। अब आप ठीक हैं? मुझे चलना चाहिए। सुजय की ओर दृष्टि डाले बिना अंजू उठ खड़ी हुई थी। सामने खड़ी टैक्सी लेकर अंजू गेस्ट हाउस पहुंच गई थी। जल्दी जल्दी सामान समेटकर चेयरमैन को फ़ोन मिलाया। सर, मिस्टर कुमार अब ठीक हैं। घर से फ़ोन आया है, मुझे फ़ौरन लौटना होगा। एनीथिंग सीरियस मिस मेहरोत्रा? नहीं सर, माँ की तबीयत खराब है, घर में भाभी अकेली है, इसलिए जाना ज़रूरी है। ठीक है, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ। फ़्लाइट टिकट की बुकिंग है? मैं एयरपोर्ट पर ही ट्राई कर लूँगी सर। लखनऊ के लिए ज़्यादा रश नहीं होता। मैं दयाल से कह देता हूँ, वह टिकट अरेंज कर देगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग यू डिड फॉर द ऑफिस। थैंक्स सर, वह तो मेरी ड्यूटी है। एयरपोर्ट पर मिस्टर दयाल उनके टिकट के साथ खड़े मिले थे। प्लेन में बोर्ड करने के बाद अचानक अंजू को लगा कि वह बहुत थक गई है। पिछले 2 दिन ऑफिस की कड़ी ड्यूटी, फिर कल की पूरी रात जिस टेंशन में गुजरी, उसने अंजू को पूरी तरह थका दिया था। आंखें बंद कर अंजू ने सिर पीछे टिका दिया। आज सुबह की सुजय की बातें फिर जी उठी थी। अंजू की किस्मत में क्या ऐसे ही पुरुष हैं जो किसी से टूट कर उसके आंचल में सिर छिपाना चाहते हैं? विनीत ने उसे चाहा, फिर स्वयं ही छोड़ दिया। पत्नी के व्यवहार से उसके अहम को चोट लगी तो फिर उसकी ओर मुड़ना चाहा। सुजय उससे पहले मिला होता तो क्या वह उसे पसंद करती? मालती दी का कहना है कि क्या नहीं है उसके पास, पर फिर भी बेहद अकेला है, उदास है। वैसे नापसंद करने लायक तो सुजय में सचमुच कुछ नहीं है, पर मोनिका उसकी प्रथम चाहत थी। यह बात अंजू के गले से नीचे नहीं उतरती। नहीं, वह किसी का विकल्प नहीं बन सकती। शायद उसकी किस्मत में विवाह का योग ही नहीं है, वरना विनीत क्यों उसके जीवन से जाता? घर पहुंचने पर भी अंजू बेचैन सी थी। न जाने कौन सी अशांति उसे घेरे हुए थी। अम्मा भाभी दोनों ठीक थीं, पर अम्मा उसका उतरा मुंह देखकर आश्वस्त नहीं हो पा रही थी। क्या बात है अंजू, ऐसा चेहरा क्यों उतरा हुआ है तेरा? 1000 बार कहा इतनी मेहनत ना किया कर, पर तू किसी की सुने तब ना। अच्छी भली हूँ अम्मा, तुम्हें तो हमेशा कमज़ोर ही दिखती हूँ। भैया की चिट्ठी आई है? तेरे जाने वाले दिन ही तो आई थी। उतनी दूर से क्या रोज रोज चिट्ठी आती है? भगवान उसे अच्छा रखे। अम्मा ने सांस ली। शाम को पूनम ने उसे पकड़ा। सच कह अंजू, क्या बात है? इस तरह बुझी हुई तू कभी नहीं थी। कोई बात नहीं है भाभी, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं ना अंजू। मैं गलती नहीं कर रही हूँ, तू कुछ परेशान जरूर है। तुम ही बताओ भाभी, क्या मेरी नियति में केवल किसी का विकल्प बनना ही लिखा है? क्या कोई मुझे सिर्फ चाह नहीं सकता? क्या ज़रूरी है किसी की तुलना में मैं जब भारी पड़ूं तभी दूसरों को मेरे गुण दिखाई पड़े? किसकी बात कर रही है अंजू? साफ साफ बताए बिना न्याय कर पाना कठिन है। पूरी बात बताते अंजू कहीं अटकी नहीं थी। पूनम के साथ उसका रिश्ता भाभी और ननद का नहीं, 2 सहेलियों का था। बात सुनने के बाद पूनम गंभीर हो आई। एक बात बता अंजू, तू जैसा सोच रही है कोई दूसरा क्या वैसा ही नहीं सोच सकता? क्या मतलब? यही कि तू भी तो पहले विनीत से कहीं गहराई से जुड़ी रह चुकी है। ठीक कहती हो भाभी, पर वह बात तो तब होती ना जब मैं विनीत की तुलना में सुजय को ज़्यादा पसंद करती। मेरे साथ तो वैसी बात ही नहीं है। शायद आज भी विनीत को पूरी तरह नहीं भुला सकी हूँ भाभी। मतलब तुम आज भी विनीत को ही पसंद करती हो? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम्हारा और क्या मतलब था? सीधी सी बात है, मन को जब कोई इतना अच्छा लगने लगे कि उसके सिवा और कुछ चाहना ही शेष ना रहे, तो बस उसे ही स्वीकार करना चाहिए। इसमें तर्क वितर्क का स्थान नहीं रहता अंजू। जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा जरूर बताऊंगी। वह दिन दूर नहीं अंजू, यह मेरा अनुभव कह रहा है। पूनम का चेहरा दमक उठा था। ओह, बहुत एक्सपीरियंस्ड हो गई है ना? यह तो बताओ भैया के क्या हाल है? कहीं किसी अमेरिकन लड़की के प्रेम व्रेम में तो नहीं फंस गए? अंजू के चेहरे पर शरारत छा गई। धत, प्रेम में शक नहीं किया जाता, विश्वास होता है। और इसी विश्वास के सहारे इतनी दूर रहकर भी हम इतने पास हैं। पास रखे फ़ोन की घंटी बज उठी। अंजू ने फ़ोन उठाया। हेलो, कैसी हो अंजू? बहुत याद आ रही हो। जी नहीं माना इसलिए कॉल कर लिया।
होप यू डोंट माइंड इट। इट्स ओके। कोई ख़ास बात? इससे ख़ास बात और क्या होगी कि तुम्हें अपने बेहद पास पा रहा हूँ। अब तो हर पल तुम्हारी याद मेरे साथ रहती है अंजू। थैंक्स। अंजू ने फ़ोन पटक सा दिया। माथे पर पसीना चमक उठा। किसका फ़ोन था अंजू? ऑफिस से। इस वक्त वहाँ कौन बैठा होगा? पूनम के स्वर में शंका थी। ऑफिस वालों के घर में भी तो फ़ोन हो सकता है ना भाभी? हाँ, यह बात तो भूल ही गई थी। घर में रहते लोगों को काम की बातें ज़्यादा याद आती हैं। पूनम ने हल्के से मजाक कर डाला। चलती हूँ भाभी, ज़ोरों की नींद आ रही है। वैसे इस फ़ोन के बाद सो पाओगी? इसमें मुझे शक है। अंजू रानी, शक की दवा तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है भाभी। सचमुच बिस्तर पर लेटी अंजू से नींद कोसों दूर थी। सुजय की बातें बार बार याद आ रही थी। क्या वह भी सुजय को चाहने लगी है? इस वक्त सुजय क्या कर रहा होगा? शायद अकेलेपन के एहसास ने उससे वह फ़ोन करा दिया। वैसे उसका और सुजय का क्या नाता था? न जाने क्यों उससे मिलना हो गया। वह सुजय से क्यों चिढ़ती है? क्या सिर्फ इसलिए कि उसने कभी मोनिका को चाहा था? विनीत की चाहना अंजू ने भी तो की थी। फिर विनीत। सचमुच अंजू हद करती है। विनीत आज भी उसे याद है। उधेड़ बुन में न जाने कब आंख लगी, पता नहीं। सुबह अम्मा ने आवाज़ देकर उठाया था। आज ऑफिस नहीं जाना है अंजू? क्या जी अच्छा नहीं है बिटिया? नहीं अम्मा, रात देर तक जागती रही, सुबह आंख लग पाई थी। जल्दी जल्दी तैयार होकर अंजू बाहर निकली। पूनम का फर्स्ट पीरियड था, वह पहले ही निकल गई थी। ऑफिस पहुंचने में 15 मिनट लग जाते थे। कई बार सोचा कार खरीद ले, ऑफिस से एडवांस भी मिल सकता था, पर भैया के पास कार नहीं, स्कूटर था। इसीलिए अंजू हमेशा कार खरीदने की बात टालती आई है। इस बार स्टेट से लौटने पर शायद भैया कार खरीद सकें। उसके बाद ही अंजू अपनी कार की बात सोचेगी। ऑटो या बस से जाने पर कुछ लोग पीठ पीछे उसे कंजूस की संज्ञा देते हैं। इस तथ्य से अंजू अनभिज्ञ नहीं थी। कंजूस की संज्ञा सोचकर अंजू के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। क्या बात है मिस मेहरोत्रा, आप अकारण ही तो मुस्कुराती नहीं। कोई अच्छी खबर? पास बैठे मिस्टर गुप्ता ने परिहास किया। कभी कभी किसी की मूर्खता की बात सोचकर भी तो मुस्कुराया जा सकता है ना गुप्ता जी। अंजू अब हंस रही थी। मेरी मूर्खता पर तो आप नहीं हंस रही हैं मिस मेहरोत्रा। मिस मेहरोत्रा को जो कहना था कह दिया, बाकी बात अपनी अपनी समझ की है गुप्ता जी। मुफ्त मिसेज मीर चंदानी ने गुप्ता को निरुत्तर कर दिया। चलिए, कारण चाहे जो भी रहा हो, मिस मेहरोत्रा की ओर से आज चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़ियाँ हो जाएं। नीतीश रंजन ने सुझाव दिया। वाह, यह जुर्माना मेरे ही सिर क्यों? क्योंकि आज न जाने कितने दिनों बाद आपके चेहरे पर हंसी जो आई है मैडम। नीतीश हमेशा से अंजू से बेधड़क बातें कर लिया करता था। उम्र में अंजू से 2-4 साल छोटा वह लड़का अंजू को कभी मैडम, कभी दीदी पुकार कर उसका काफ़ी अपना सा बन गया था। नीतीश की बात पर अंजू जोरों से हंस पड़ी। ठीक है, आज बिना किसी कारण चाय पकौड़ी का जुर्माना मैं ही भर देती हूँ। हंसी मजाक के बीच सब कुछ बेहद सहज व सामान्य सा लग रहा था। अम्मा और भाभी के साथ शॉपिंग का मूड बनाती अंजू बहुत खुश घर लौटी थी, पर पहुंचते ही अम्मा ने कोरियर से भेजा खत थमा दिया। पत्र की लिखाई मालती दी जैसी लग रही थी। पत्र पढ़ती अंजू के चेहरे का बदलता रंग देखकर अम्मा शंकित हो उठी। किसका खत है अंजू? कोई बुरी खबर तो नहीं? कहाँ से आया है ये खत? जब से भैया अमेरिका गए थे अम्मा हर पत्र को लेकर डरी ही रहती थी। कोई खास बात नहीं है अम्मा, मालती दी का पत्र है, अपने हालचाल लिखे हैं। और हाँ, आज सिर बहुत दर्द कर रहा है, थोड़ा सोऊंगी। मुझे खाने के लिए मत जगाना, ऑफिस में पार्टी थी, भरपेट खाकर आई हूँ। कोई दवा ले ले अंजू, यह रोज रोज की बीमारी अच्छी नहीं है। थोड़ा सोने से ही ठीक हो जाएगा अम्मा, तुम परेशान मत हो। अम्मा को और अधिक बात करने का अवसर ना देकर अंजू ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। दिल्ली से मालती दी ने लिखा था। अचानक सुजय के सेक्रेटरी का फ़ोन पाकर सिन्हा साहब के साथ दिल्ली भागी आई हूँ। सुजय को माइल्ड स्ट्रोक पड़ा है, अपनों में उसका है ही कौन, सो मुझे याद किया। अब वह ठीक है तो खतरा टल तो गया है, पर 6 हफ्ते अस्पताल में रहना पड़ेगा। मेरे ख्याल में उसकी इस हालत के लिए उसका अकेलापन ही जिम्मेदार है। कल सुजय से हंसी में कहा, अंजू को भी बुला लेते हैं, उसके साथ कंपनी बढ़िया हो जाएगी। तो जैसे वह परेशान सा हो उठा।
कहने लगा, नहीं नहीं, मिस मेहरोत्रा को पहले ही कई रातें जगा चुका हूँ। अब उनको और तकलीफ देना अन्याय होगा। उन्हें यह खबर कतई मत दीजिएगा। मालती दी। उसकी आवाज़ में न जाने कैसा दर्द था अंजू। मैं समझ नहीं सकी। तुम दोनों के बीच क्या घटा, क्या हुआ, जानने का हक तो नहीं मुझे, पर सुजय तुझे बेहद चाहता है। यह बात मेरी अनुभवी आंखों ने पकड़ ली है। तुझे यह खबर न देना मुझे अपनी गलती लगती, इसलिए लिख रही हूँ। पर यहाँ न आने का निर्णय तो तेरा अपना ही होगा। मैं यहाँ एक और सप्ताह रुकूंगी। मीनू को उसकी दादी के पास छोड़ आई हूँ। अतः सिन्हा साहब कल जा रहे हैं। एक बात बताऊँ अंजू, लगता है आशीष की बात अब इन्हें परेशान नहीं करती। उनकी इस उदारता ने मुझे उनके बहुत नज़दीक कर दिया है अंजू। मेरा अतीत मुझे नहीं सताता। हम दोनों बहुत खुश हैं। प्यार सहित तेरी मालती दी। हॉस्पिटल में पड़े सुजय का क्लांत चेहरा अंजू को व्याकुल किए दे रहा था। अंततः अकेलेपन की गूंज सुजय पर हावी हो गई थी। उस रात इतने बड़े हादसे के बाद भी बातें करता सुजय कितना सहज लग रहा था। दुर्घटना से बच निकलने पर भी उसका सदमा काफ़ी देर तक छाया रहता है, पर सुजय के चेहरे पर उसका नामो निशान भी नहीं था। अंजू से परिहास करता हुआ सुजय अंजू के साथ अकेला नहीं था। मालती दी क्या उसका अकेलापन बांट पाएंगी? त्रिवेंद्रम से लौटने के बाद शायद सुजय उनसे अक्सर मिलता रहा है, तभी तो उन पर इतना अधिकार मानता है वह। मालती दी ने निर्णय उस पर छोड़ दिया है। क्या वह जा सकेगी? बेहद बेचैनी में पूरी रात काट कर अंजू बहुत सुबह उठ गई थी। चाय पीते पूनम उसके गंभीर चेहरे को देखकर चौंक गई। क्या बात है अंजू, तबीयत खराब है क्या? अंजू ने मालती दी का पत्र पूनम को थमा दिया। खत पूरा पढ़कर पूनम ने अंजू को देखकर पूछा, क्या सोच रही हो अंजू? कहो तो मैं भी साथ चलूं। किस लिए? क्योंकि उसे तुम्हारी ज़रूरत है। नहीं भाभी, अगर इस समय पहुंची तो यह प्यार नहीं, सहानुभूति समझी जाएगी। सुजय मेरी सहानुभूति या दया का पात्र नहीं है। उसे यह अकेले ही झेलना होगा। अगर न झेल सका तो जो झेलना होगा मैं झेलूंगी। मुझे कायर पुरुष कभी भी अच्छे नहीं लगे भाभी। मुझे खुशी है इस ज़रूरत के समय उसने मुझे नहीं बुलाया। तेरी तो फिलॉसफी ही समझ में नहीं आती। ज़रूरत के वक्त आदमी अपनों को ही तो याद करता है, बुलाता है। नहीं भाभी, अगर इस वक्त मुझे बुलाता तो मैं दबाव में जाती। ठीक से सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती। उसने इसके लिए मुझे समय दिया है भाभी, मैं सोच कर निर्णय ले सकूं। तेरी बातें तू ही जाने। आज तेरे भैया को पत्र लिख रही हूँ। सुजय के बारे में लिख दूँ? प्लीज़ भाभी, यह गलती मत करना। सुजय को लेकर कोई सपने मत बुनना। भैया को कुछ नहीं लिखना, वरना ठीक है भाई, जब तुम आज्ञा दोगी तभी लिखूंगी। पर एक बीमार को जल्दी अच्छे होने की कामना के साथ कार्ड तो भेजा जा सकता है, या उसमें भी कोई बाधा है? बाधा तो कहीं कोई नहीं है, देखूंगी। ऑफिस जाने के पहले अंजू ने एक सुंदर सा कार्ड सुजय के नाम पोस्ट किया था। अंत में एक पंक्ति जोड़ी थी, मृत्युंजय बनकर सदैव जय पाएं अंजू। पूरे मन से अंजू सुजय के लिए प्रार्थना करती रही थी। अम्मा ने अपने कमरे में जब भगवान की प्रतिमा स्थापित की थी, उस समय अंजू ने उनकी कितनी हंसी उड़ाई थी। वाह, ये खूब रही। अम्मा ने भगवान को अपने कमरे में कैद कर लिया। अब हम बाकी लोगों की पुकार उन तक कैसे पहुंचेगी? छी, जो मुंह में आया बोल देती है। भगवान तो अंतर्यामी है, हर जगह रहते हैं, तभी तो हर भक्त की पुकार आसानी से सुन पाते हैं। अम्मा के सामने अंजू ने कभी उनके भगवान के आगे सिर नहीं नवाया था। सुजय की बीमारी की बात जानकर अम्मा की आंख बचा अंजू रोज भगवान के सामने शीश नवाती, सुजय की लंबी उम्र की प्रार्थना कराती। सुबह सबके सोकर उठने के पहले बगीचे से सबसे ताज़ा गुलाब तोड़कर भगवान को अर्पित करती थी। अम्मा ने कहा भी, लगता है आजकल पूनम बहुत जल्दी उठ जाती है, रोज भगवान की पूजा अर्चना करती है। मेरा अतुल जल्दी आ जाए, भगवान दोनों को सुखी रखे। एक सप्ताह बाद एक नीला लिफाफा आया था। तुम्हारी एक पंक्ति ने जो कमाल कर दिखाया, उससे डॉक्टर भी ताज्जुब में पड़ गए हैं। इतना हल्का, इतना पूर्ण अपने को कभी नहीं पाया। कब मिल रही हो? बहुत इंतज़ार है। सुजय। अंजू पत्र पढ़कर मुस्कुरा उठी थी। नहीं, वह नहीं जाएगी।
अब तो सुजय को ही आना होगा। पूनम भाभी सब सुनकर गंभीर हो उठी थी। दिल के मरीज से शादी करने का तेरा निर्णय क्या ठीक है अंजू? अगर शादी के बाद ऐसा होता तो बात और होती। मेरे लिए अब कोई बात बाधा नहीं बन सकती भाभी। इन पिछले कुछ दिनों में मैंने अपने मन को अच्छी तरह जान लिया है। सुजय को मेरी ज़रूरत है और तुझे, मैं भी शायद उसके साथ पूर्ण हो सकूं। कोई निर्णय लेने के पहले अपने भैया की राय ले लेती अंजू तो अच्छा होता। भैया मेरे निर्णय को ज़रूर स्वीकार करेंगे भाभी। तुम चाहो तो उन्हें लिख देना। अंजू दिल्ली नहीं गई पर सुजय को लिख दिया। पूर्ण स्वस्थ होने पर उसे लखनऊ जल्दी आना होगा। क्या इस दिल के दौरे के बाद उसका सफ़र करना कठिन होगा अंजू? पूनम ने शंका प्रकट की। सुजय ने आज तक अपना जीवन किसी न किसी कॉम्प्लेक्स के साथ काटा है। मैं नहीं चाहती कि अब यह बीमारी उस पर हावी हो जाए भाभी। पर शारीरिक कष्ट की उपेक्षा करना क्या ठीक होगा? मैं चाहती हूँ वह अपने आत्मविश्वास को ना खोए। मैं उसकी सहधर्मिणी बनना चाहूँगी, उसकी अभिभाविका नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि वह अपने आप में समर्थ पूर्ण पुरुष बने। वही मैंने लिख दिया है। वाह क्या बात है! लगता है तेरे तर्कों के आगे मेडिकल साइंस भी परास्त हो जाएगी। मुझे विश्वास है। बस इतना ही कहा था अंजू ने। अतुल को 20 फरवरी को वापस आना था। पूरे घर में उत्साह की लहर दौड़ गई थी। पूनम का चेहरा जगमगा रहा था। अम्मा ने भैया के मन के पकवान बनाने शुरू कर दिए थे। अंजू अम्मा को चिढ़ाती, अम्मा ये पकवान किसके लिए बन रहे हैं? इतने दिन अमेरिका में रहने के बाद भैया को तुम्हारे ये देशी व्यंजन पचेंगे? पेट खराब हो जाएगा बेचारे का। तो चुप रह। क्या अपनी माटी से इतनी जल्दी नाता टूट जाता है? पूनम को प्रतीक्षा की घड़ियां काटनी कठिन लग रही थी। अब ये 2 रातें कैसे कटेंगी भाभी? ऐसा करो कल की फ्लाइट से दिल्ली चली जाओ। अकेले में कुछ समय तो पा सकोगी, वरना यहाँ अम्मा ने पूरे मोहल्ले को दावत दे रखी है। कल दोनों दीदियाँ भी तो सपरिवार आ रही हैं। अंजू ने पूनम को चिढ़ाया। टिकट मंगा दो, जरूर चली जाऊंगी। शाम को अंजू ने पूनम के हाथ में जब प्लेन का टिकट रखा तो वह चौंक गई। यह क्या? मैंने तो मजाक किया था, इसे लौटा दो। लौटाने के लिए इतनी परेशानी थोड़ी झेलती। जानती हो इस टिकट के लिए निशीत को रिश्वत देनी पड़ी, तब जाकर ओके टिकट मिल पाया है। अब तो तुम्हें जाना ही है। सुजय तुम्हें रिसीव करने का इंतज़ाम कर देगा। अम्मा जी क्या कहेंगी? ऐसी भी क्या बेताबी? मैं नहीं जाऊंगी। पूनम नवोड़ा सी लजा उठी थी। वाह अच्छी कही, मेरा पैसा यूं ही पानी में जाएगा। अम्मा की तो तुम मुझ पर छोड़ो और जल्दी से भैया की पसंद की साड़ियाँ पैक कर डालो, समझी? अंजू तुम कितनी अच्छी हो। थैंक्स अंजू। भावातिरेक के कारण पूनम की आंखें छलछलाईं। तुम वापस लौटने की जल्दी मत करना भाभी, अम्मा को मैं संभाल लूँगी। अम्मा जी बेटे के लिए कितनी व्यग्र हैं अंजू। इस समय देर करना मुझे संभव नहीं होगा। अम्मा की समझ में नहीं आ रहा था कि 2 दिन बाद बेटा स्वयं आ रहा है, फिर बहू को जाने की क्या ज़रूरत थी। अंजू ने समझाया, अगर भैया साथ में अमेरिकन बहू लाएंगे तो भाभी ही तो उसे वापस भेज पाएगी ना अम्मा। तुम्हें तो उसके गिटर पिटर समझ में आने से रही। तत् कैसी अपशुगनी बातें करती है अंजू। मेरा बेटा वैसा नहीं है। तुम्हारा बेटा कैसा है वो तो उसके वापस आने पर ही पता चलेगा। रात में दिल्ली से पूनम का फ़ोन आया। अंजू तू सचमुच बहुत खुशकिस्मत है। बाप रे, यह घर है या महल? और तेरे सुजय तो एकदम ग्रीक देवता हैं। मुझे लेने खुद एयरपोर्ट पहुंचे थे। इतनी खातिरदारी कर रहे हैं कि बस पूछ मत। केवल धन संपत्ति ही सौभाग्य नहीं बनाते भाभी। तुम्हें भैया जितना चाहते हैं उसके आगे धन क्या ठहर सकता है? अच्छा जी, बस आपके भैया ही हमें चाहते हैं, हम उन्हें कम चाहते हैं क्या? नहीं भाभी, तुमने भैया के लिए जो किया है उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इस वक्त क्या कर रही हो? सुजय जी के साथ बातें कर रहे थे। उन्हीं का सुझाव था कि तुम्हें फ़ोन करूं। लो उनसे बातें कर लो। अंजू के प्रतिवाद के पहले ही फ़ोन सुजय को थमा दिया गया था। कैसी हो अंजू? उस परिचित स्वर को सुनकर अंजू जैसे खो गई थी। अंजू सुन पा रही हो ना मुझे? जी, आप कैसे हैं? तुमसे मैं आप कैसे हो गया? पूनम भाभी ज़्यादा तंग तो नहीं कर रही हैं जय? पूनम किसी को तंग कर सकती हैं, यह सोचना भी गलत है अंजू। बहुत भाग्यशाली हैं तुम्हारे भैया। ओह, मैं ही खराब हूँ ना? हल्की सी ईर्ष्या स्वर में बज उठी थी।
तुम क्या हो मिलने पर बताऊंगा। तुम क्यों नहीं आई अंजू? कैसे आती, तुमने बुलाया ही नहीं। जब बुलाऊंगा आओगी अंजू? बुलाकर देख लो जय, मेरा रोम रोम हर पल तुम्हें बुलाता है। सुन पाती हो अंजू? पता नहीं, अपने ऊपर अंजू नियंत्रण खोती जा रही थी। सुजय की वाणी उसे अवश बनाई दे रही थी। विनीत के साथ उसने अपने को कभी भी ऐसा अवश महसूस नहीं किया। अब तुम्हारे बिना रहना संभव नहीं। कल भैया के आने पर सब तय कर लूँगा। अब सो जाओ, पर एक शर्त है, तुम्हारे सपनों में मुझे ही आना चाहिए। मंजूर है ना? मंजूर करती हूँ, बशर्ते आपके सपनों में मेरे अलावा कोई मोना सोना लीना टीना ना आए। बस इतने ही नाम याद हैं। जानती नहीं कितना बदनाम रहा हूँ। इसमें क्या शक है, मैं खुद साक्षी हूँ। अब जय जी को सोने दोगी या पूरी रातें बातें की जाएंगी? भाई कुछ आगे के लिए भी तो छोड़ दो। पूनम का परिहास से खनकता स्वर सुनाई दिया। क्या बात है भाभी, कुछ ही देर में तुम्हारी तो आवाज़ ही बदल गई है। खराब कंपनी का इतनी जल्दी असर होते आज देखा है। एकदम वैम्प बन गई हो। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। जलन हो रही है क्या? छी, फिर उल्टी सीधी बातें कर रही हो। आने दो, भैया को कह दूंगी संभाल के रखें। बहुत पर निकल आए हैं हमारी भाभी जान के। देखना है कौन किसके पर कतरता है। पूनम खेल खिला के हंस पड़ी। अम्मा को भैया की एक दिन ज्यादा प्रतीक्षा करना भारी पड़ रहा था। ऐसा क्या काम पड़ गया अतुल को जो आज नहीं आ रहा है? बहू को तो सोचना था, हम सब इंतजार कर रहे हैं। अम्मा, जहाँ इतने दिन इंतजार किया, दो एक दिन और सही, समझ लो उन्हें कल ही आना था। अंजू समझती थी, घर आने पर अम्मा के लिहाज में उसके संकोची भैया भाभी से बात करने में भी कतराएंगे। इतने दिनों की न जाने कितनी बातें इकट्ठी हो गई होंगी। अच्छा हुआ अंजू ने पूनम को जबरन दिल्ली भेज दिया। दोनों बहनें बच्चों सहित आ गई थीं। अतुल भैया के लाए उपहारों पर उनका भी तो अधिकार था। कम से कम पूनम भाभी की चीज़ें तो अब उनके हिस्से में आएंगी, वरना दोनों बड़ी बहनें अच्छी चीज़ें सबसे पहले हथिया लेती। उन सब के आ जाने से अम्मा व्यस्त हो उठी थी। अंजू मौसी को घेरे बच्चे अपनी अपनी फरमाइशें करते जा रहे थे। अम्मा, अब तो अंजू की शादी कर दो, वरना यूं ही बुढ़ा जाएगी। रेवा दीदी ने अंजू की ओर प्यार भरी दृष्टि डालते हुए कहा था। मेरी सुने तब ना, इसके पापा ने इसे सिर चढ़ाकर ऐसा बिगाड़ दिया कि अपने सामने किसी को कुछ समझती ही नहीं। अगर अब शादी ना की तो पछताएगी। 2-4 साल बाद कोई नहीं पूछेगा। माला दीदी ने हाँ में हाँ मिलाई। रेवा दीदी का बड़ा बेटा गौतम बाहर से हाँफता दौड़ता आया। मम्मी, जरा बाहर आकर देखो तो, कितनी बड़ी मोटर कार आई है। अरे कौन आया है? कहीं अतुल ही तो नहीं आ गया? अम्मा के पीछे दोनों बहनें और अंजू बाहर आ गई। सफ़ेद कार से उतरा विनीत ऊपर आने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। हल्के ग्रे सूट में उसका गोरा रंग और भी उजला दिख रहा था। उस व्यक्तित्व में अम्मा विनीत को नहीं पहचान सकी थी। दोनों बड़ी बहनें मुग्ध दृष्टि से आगंतुक को ताक रही थीं। अम्मा जी प्रणाम, मुझे नहीं पहचाना? अम्मा की चरण धूलि लेकर विनीत ने अंजू की ओर देखा। चेहरा तो कुछ पहचाना सा लग रहा है, पर अब याददाश्त धोखा दे गई है। कौन हो बेटा? अंदर आओ। सबके साथ विनीत ड्राइंग रूम में आ गया। अंजू के चेहरे के भाव पढ़ पाना मुश्किल था। अम्मा जी, आपका अपराधी हूँ मैं। क्षमा मांगने का भी साहस नहीं, पर आपकी माफ़ी नहीं मिली तो मैं शांति न पा सकूँगा। कौन हो बेटा? मेरी माफ़ी? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मैं विनीत हूँ अम्मा जी। विनीत? मेहता साहब के बेटे हो ना? कुछ देर पहले अम्मा के चेहरे पर जो वात्सल्य छाया हुआ था, अचानक रुखाई में बदल गया। जी, वही विनीत हूँ। माफ़ी की याद कैसे आ गई विनीत? तुम्हारे कारण हमने कितने दुख झेले बता नहीं सकती। अंजू के पापा को तो वही गम खा गया। अम्मा ने आंचल से आंसू पोंछ डाले। अब उन बातों का कोई प्रयोजन नहीं रहा। कृपया उस विषय में बात ना करें, अंजू ने दृढ़ता से कहा। जानता हूँ मैंने अक्षम्य अपराध किया है, पर गलती इंसान से होती है अंजलि। मैं अपने अपराध का दंड भुगतने को तैयार हूँ। आपकी इन बातों से हमें ज़्यादा तकलीफ हो रही है मिस्टर खन्ना। विनीत खन्ना को हमेशा के लिए छोड़ चुका हूँ अंजलि। अब मैं विनीत मेहता हूँ। विनीत खन्ना से विनीत मेहता बनने के लिए बधाई दे सकती हूँ, पर इस परिवर्तन से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला मिस्टर मेहता। अब चुप भी कर अंजलि। इतनी दूर से ये अम्मा के पास आए हैं, तेरे पास नहीं,
समझी? माला, चाय तू लाएगी या मैं जाऊं? रेवा दीदी ने अपना बड़प्पन झाड़ा। तुम बैठो दीदी, चाय मैं ही लाती हूँ। तेजी से मुड़कर अंजू किचन में चली गई। किचन में उसका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। सुजय ने कहा था मैंने विनीत को जीने का मंत्र दिया है। कैसे? क्यों आया है विनीत? अपने को प्रकृतिस्थ कर अंजू ट्रे में चाय और बिस्किट के साथ ड्राइंग रूम में पहुंची। रेवा और माला दीदी के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। इतनी ही देर में घर के बच्चे विनीत के साथ घुल मिल गए थे। अंकल, यह कार आपकी है? माला दीदी के बेटे अमर ने पूछा। जी हाँ, आप इसमें घूमना चाहेंगे? विनीत ने प्यार से पूछा। आप घुमाएंगे? प्रसन्नता से अमर की आंखें चमक उठी। अभी लीजिए, जाकर ड्राइवर से कहिए कि आप जहाँ तक जाना चाहें आपको घुमा लाए। सच? मम्मी, हम लोग जाएं? गौतम का चेहरा चमक रहा था। अरे क्यों बेकार अंकल को तंग कर रहे हो? माला दीदी ने रोकना चाहा। इसमें तंग करने की क्या बात है? वैसे भी ड्राइवर खाली बैठा बोर ही हो रहा है, वह भी यह शहर देख लेगा। जाइए, अब देर मत कीजिए। बच्चों की मम्मी नानी विनीत की उस बात पर चुप रह गई थी। शोर मचाते बच्चे बाहर भाग गए। बच्चों के बाहर जाते ही ड्राइंग रूम में सन्नाटा सा पसर गया था। माला दीदी ने अम्मा को याद दिलाया। अम्मा, लड्डू बांध लो वरना बाद में नहीं बंधेंगे। चलो मैं भी बंधवा दूं। अम्मा के साथ माला और रेवा दीदी निष्प्रयोजन ही नहीं गई थी। अंजू को विनीत के साथ अकेले छोड़ने में उनका कोई विशेष प्रयोजन सर्वथा स्पष्ट था। अंजू, असल में मैं तुम्हारे ही पास आया हूँ। तुमने मेरे आत्मविश्वास को जगाया है। बहुत आभारी हूँ तुम्हारा। मुझे खुशी है आज तुम वो सब पा चुके जिसकी कभी कामना की थी। बधाई। मिसेस खन्ना कैसी हैं? आजकल अपने पापा के साथ वर्ल्ड टूर पर हैं। तुम नहीं गए? किस रिश्ते से जाता? कमाल है, अपनी पत्नी के साथ जाने के लिए रिश्ता खोजना पड़ेगा। पिछले 1 वर्ष से हम अलग रह रहे हैं। इस वर्ष डाइवोर्स मिल जाएगा। यह तुम्हारा निजी मामला है, मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। डाइवोर्स के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, तो मैं यही बताने आया हूँ। उसके बाद हम विवाह कर सकते हैं। विनीत ने रुक रुक कर अपनी बात कही। यही बताने इतनी दूर से भागे आए? क्या सोचा था कि अंजू आज भी आपके लिए आंखें बिछाए बैठी है कि कब विनीत खन्ना वापस आएंगे? मैं विनीत खन्ना नहीं, विनीत मेहता हूँ अंजू। आज तक तुमने विवाह नहीं किया, क्या यह अकारण ही था? त्रिवेंद्रम में भी अपनी 2 पंक्तियों में क्या तुम्हें संकेत नहीं दिया था कि मुझे विनीत खन्ना का कवच छोड़ विनीत मेहता बनना है? मैंने वही किया। आज तुम्हारे सामने वही विनीत मेहता आया है अंजू। कितना गलत इंटरप्रिटेशन था आपका मिस्टर विनीत मेहता। किसी दूसरे के पति में मेरा क्या इंटरेस्ट हो सकता है? और हाँ, एक बात और, विनीत खन्ना से विनीत मेहता बनने के लिए पत्नी का परित्याग जरूरी नहीं है। यह मेरी योजना थी कहकर और अपमानित मत करो विनीत। अंजू का स्वर बेहद आहत था। अपनी सारी गलतियां स्वीकार करता हूँ अंजू, पर आज मुझे खाली हाथ मत लौटाना। मैं टूट जाऊंगा, बिखर जाऊंगा। नहीं विनीत, अब हमारा कोई और संबंध संभव ही नहीं। अच्छे मित्र बने रहने के लिए निजी स्वार्थों का परित्याग जरूरी है, पर तुम तो उसकी जगह पत्नी का परित्याग करने चले हो। पहली सगाई तोड़ दी, मेरा अपमान ही क्या कम था जो अब अपनी पत्नी का? मैं एक पूर्ण जीवन जीना चाहता हूँ अंजू, जो सिर्फ तुम्हारे साथ संभव है। कुछ दिन बाद महसूस करोगे कि तुम सविता के साथ ज़्यादा सुखी थे। सच तो यह है कि तुम्हें आज भी अपने पर विश्वास ही नहीं है विनीत। तुम हमेशा कोई सहारा खोजते रहे हो, खोजते रहोगे। मैं अपना अतीत धो पहुँचकर तुम्हारे पास आया हूँ अंजू, तुम्हारे साथ में। मैं अपना अतीत पूरी तरह जलाकर राख कर चुकी हूँ विनीत। ठंडी राख में अतीत की कोई छोटी सी भी चिंगारी शेष नहीं है। बंद द्वार पर बार बार दस्तक देकर अपना अपमान मत कराओ। यह झूठ है। तुम मुझे भुला नहीं सकती। तुमसे जो प्यार मिला उसका अंश मात्र भी सविता से नहीं पा सका। सविता कभी मेरी पत्नी नहीं बन सकी। इसमें क्या सारा दोष सविता का ही था विनीत? पुरुष हमेशा यह क्यों सोचता आया है कि प्यार त्याग स्त्री को ही देते जाना है? स्त्री के प्यार को ग्रहण कर पुरुष उसको कृतार्थ करता है। देने की पहल पुरुष भी तो कर सकता है, पर शायद वह सिर्फ लेना ही जानता है। पर मैं तो तुम्हें अपना सब कुछ देने आया हूँ अंजू। जिसके पास कुछ शेष ही नहीं, वह भी दाता का ढोंग रचे है ना हास्यास्पद? पत्नी से प्राप्य ना पाकर तुम यहाँ आ गए हो। अंजू आज भी अविवाहित बैठी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। वाह, क्या सुखद कल्पना है। मुझे सब कुछ दे
तुम्हारा अहम कितना गर्वित होगा ना। ठीक कहा ना मिस्टर विनीत मेहता। अंजू का स्वर तीखा हो गया था। ठीक कहा। तुम्हारे प्यार से अपनी खाली झोली ही भरने आया हूं अंजू। और यह विनीत मेहता कहना क्या जरूरी है? सिर्फ विनीत काफी नहीं है क्या? दूसरे की अमानत से अपनी झोली भरना क्या संभव है विनीत? क्या यह कृत्य किसी सभ्य पुरुष को सोहेगा? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मैं विवाह कर रही हूँ। किससे? कौन है वह? समय आने पर जान जाओगे। मेरी शुभकामनाएं अंजू। विनीत का स्वर बुझा सा था। इस खबर से खुशी नहीं हुई? नहीं, पर कुछ देर पहले तुमने कहा था अच्छे मित्र बने रहने के लिए निजी स्वार्थ छोड़ने पड़ते हैं। उसी की कोशिश करूंगा। सच्चे मन से कह रहे हो विनीत? कोशिश जरूर करूंगा। एक मित्र के रूप में भी तुम्हें पा सका तो मेरी उपलब्धि होगी। यह हुई ना बात। अब बताओ, मुझे क्या उपहार दोगे? जो मांगो। एक हितैषी बंधु की तरह हमेशा तुम्हारा स्नेह पाती रहूं। सविता भाभी के साथ विवाह में आना होगा। आ सकोगे? कोशिश करूंगा, वादा नहीं कर सकता। एक और बात मानोगे? कहो। विनीत के नयन अंजू के चेहरे पर निबद्ध थे। अपनी प्रतिभा मेहनत से तुमने आज तक बहुत कुछ पाया है। इस सुख ऐश्वर्य पर तुम्हारी पत्नी का अधिकार है। तुम्हें एक आत्मविश्वास युक्त पति के रूप में देखने की उसकी भी तो चाहत रही होगी। तुम नहीं जानते, एक स्वाभिमानी पत्नी अपने पति को एक पूर्ण पुरुष के रूप में ही स्वीकार करना चाहती है। मैंने तो उसे सब कुछ देना चाहा था अंजू, पर वो सब कुछ जो उसके पिता से तुम्हें मिला था, उसमें तुम्हारा अपना क्या था? उसका मूल्य सविता की दृष्टि में तुच्छ नहीं रहा होगा। आज स्थिति भिन्न है। मुझे विश्वास है अब तुम दोनों का अहम नहीं टकराएगा। कितना अलग सोच है तुम्हारा। पर शायद तुम ठीक कह रही हो। इस दृष्टि से मैं कभी नहीं सोच सका। एक बात माननी होगी। क्या? कुछ दिन सविता को अपनी ट्रेनिंग में रखना होगा। अपनी समझदारी का अंश उसे भी देना होगा। ट्रेनिंग देने के लिए तुम ही काफी हो विनीत। विनीत की मुग्ध दृष्टि पर अंजू संकुचित हो उठी थी। अंजू, दिल्ली से अतुल का फोन है। रेवा दीदी ने अंदर से आवाज लगाई। एक्सक्यूज मी, भैया का फोन है, अभी आई। मेरी भी उन्हें नमस्ते कहना अंजू। फोन पर अतुल की उत्साहित आवाज सुनाई पड़ी थी। इतने अच्छे जीवन साथी के चयन के लिए मेरी बधाई अंजू। हीरा खोज निकाला है तूने। लगता है हीरे ने तुम्हें भी अपने सांचे में ढाल लिया है। कब आ रहे हो भैया? यहाँ सब तुम्हारे लिए बेचैन हैं। कल पहुंच रहे हैं। सुजय को भी लाना चाहता हूँ, मान नहीं रहा है। तू कह देख, शायद आ जाए। तुम्हारे कहने से ज्यादा क्या मेरा कहना है भैया? नहीं आते तो ना आए, मैं तो बुलाने से रही। सच्चे दिल से कह रही है अंजू? कह दूं सुजय से कि तू उन्हें नहीं बुलाएगी? अतुल से फोन लेकर पूनम ने उसे छेड़ा था। अब और कैसे कहूँ? झूठ बोलने का तो मेरा स्वभाव ही नहीं। जो चाहे कह दो। ला, मुझे भी तो बात करने दे। किसके बुलाने की बातें हो रही हैं? माला दीदी ने अंजू के हाथ से फोन छीन सा लिया। ये लो, हमने बात करनी चाहिए तो लाइन ही कट गई। बुरा सा मुंह बनाकर माला दीदी ने फोन पटक सा दिया। किसे लाने की बात कर रहा था अतुल? अम्मा ने पूछा। अम्मा, भैया कल सुबह की फ्लाइट से आ रहे हैं, पूरी तैयारी कर डालो, कोई कसर ना बचे। अंजू ने सुजय की बात टाल दी थी। भैया ही उसकी बात अम्मा से करें तो ठीक है। हे भगवान, हम इतनी देर से यहाँ हैं और वहाँ बेचारा विनीत अकेला है। अंजू, माला, तुम उसके पास चलो, मैं लड्डू लेकर आती हूँ। अम्मा को अचानक विनीत पर बहुत प्यार उमड़ आया। ड्राइंग रूम खाली पड़ा था। विनीत जा चुका था। बाहर से आते बच्चों के हाथों में टॉफियाँ और आइसक्रीम देखकर माला दीदी ने गौतम से पूछा, अरे वह तेरे अंकल कहाँ गए गौतम? वो अभी अभी अपनी गाड़ी में चले गए, तुमने नहीं देखा? मौसी देखो ना, उन्होंने हमें ये फूल दिए हैं, कितने अच्छे हैं ना। श्वेता ने सफ़ेद रजनीगंधा की टहनी ऊपर उठा फूलों से अपने गालों को सहलाया था। ये फूल तो उन्होंने अंजू मौसी को देने को कहा था। तुझे तो वो गुलाब दिए हैं। ये लो मौसी। गौतम ने श्वेता से रजनीगंधा छीन कर अंजू को थमा दिए। इन रजनीगंधा के फूलों ने अंजू को कोई भूली बात याद दिला दी। एक बार विनीत उसे बिना बताए मित्रों के साथ शिकार को चला गया था। नाराज अंजू ने उसके लौटने पर बात न करने का निर्णय ले डाला था। वापस आए विनीत के हाथ में एक नाजुक सी रजनीगंधा की टहनी थी। अंजू के कपोल पर उसे हल्के से छुआ कर विनीत ने कान पकड़े थे। 1000 बार अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता हूँ। देखो, हमारी मित्रता और संधि के प्रतीक हैं ये रजनीगंधा के फूल। जिंदगी में जब भी गलती करूँगा,
माफ़ीनामे और संधि के रूप में हमेशा तुम्हें ये मुस्कुराते रजनीगंधा के फूल मिलेंगे। बोलो, है मंजूर? यानी जिंदगी भर गलतियां करने का इरादा रखते हैं जनाब? अंजू हंस पड़ी थी। मित्रता और संधि के प्रतीक रजनीगंधा के फूल फ्लावर वाज में सजाती अंजू के अधरों पर प्यारी सी मुस्कान तेर आई। फूलों के बीच सुजय का मुस्कुराता चेहरा खिलाया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।